हाय फ्रेंड्स। आइए आज फिर से हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का अगला सब्जेक्ट। ये हमारा हिस्ट्री, ठीक है ना। हिस्ट्री का जैसे चैप्टर 1 चल रहा है ना, बिहार बोर्ड वाला एक्सप्लेनेशन, तो उसका आज हम लोग लेकर आए हैं पार्ट 5। अभी तक हमने पार्ट 4 तक पढ़ लिया है, अब हम पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। कक्षा 10 इतिहास की दुनिया भाग 2 इकाई 1 है। और पार्ट का नाम क्या है जी? यूरोप में राष्ट्रवाद, अंग्रेजी में कहते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए, इस चैनल को अगर आप नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रोज की तरह मैं यही कहूँगा कि सब्सक्राइब कर दीजिए और करके बेल आइकन दबा ही लीजिए, क्योंकि आपकी एक फायदेमंद की चीज़ है। बहुत सारी जानकारियाँ रोज़ आपको मिलती रहेंगी, अपडेट रहते हैं हम, क्योंकि डेली के डेली इस पर हम अपडेट रहते हैं। तो आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वायरल हो और मेरा मनोबल बढ़ता रहे। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं हम लोग मेजिनी के बारे में। किसके बारे में? मेजिनी के बारे में। तो मेजिनी के बारे में देखते हैं। नीचे आप लोग ये फोटो देख सकते हैं, ये फोटो जो है ये मेजिनी का ही फोटो है, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। मेजिनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। साहित्यकार का अर्थ होता है जो किताबों को लिखे उसको साहित्यकार बोलते हैं। गणतांत्रिक विचार, जो लोकतंत्र का समर्थक हो उसे गणतांत्रिक विचार वाला बोलते हैं। और योग्य सेनापति यानी ये सेना का कमांड भी करता था, सेना का मतलब नियंत्रण भी करता था। लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था। हाँ, भले ही वो साहित्यकार था, लोकतंत्र को पसंद करता था, लेकिन उसमें क्या था ना कि वहाँ की मतलब इटली की क्या राजनीति है उसको वो उतने अच्छे से अभी समझ नहीं पाता था। अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। यहाँ पे देखिए दो शब्द हैं। आदर्शवादी गुण का अर्थ होता है जिसके विचार अच्छे हों, जो लोकतंत्र को चाहता है, मतलब कि किसी को कोई दुख देना नहीं चाहता है। लेकिन व्यवहारिक गुण कम थे। व्यवहारिक गुण मतलब प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली अभी वो कुछ समझा नहीं था, बस उसके उपदेश, उसकी बातें अच्छी थी। अपनी पराजय के बाद भी मेजिनी ने हार नहीं मानी। कल क्लास में हम पढ़े थे कि मेटरनिक के चलते इटली छोड़कर भाग गया था, लेकिन फिर मेटरनिक के बाद ये फिर आया, हार नहीं माना था। तो ये इटली से बहुत ही मतलब अपने देश के प्रति इसका लगाव था। तो फिर आगे देखते हैं, मेजिनी को ध्यान से देख लीजिए। सन 1831 में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि मेजिनी ने जो यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी वो कब की थी? तो 1831 में। फिर ये क्वेश्चन हो सकता है कि मेजिनी ने 1831 में किस संस्था की स्थापना की? तो आप कहेंगे यंग इटली की, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिससे नवीन इटली, नवीन इटली मतलब होता है नया इटली, के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। इसका उद्देश्य इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। मतलब इसने जो दल बनाया यंग इटली, उसका उद्देश्य था कि जो विदेशी हमारे देश में उनको यहाँ से भगा दिया जाए और अपने देश को लोकतंत्र स्थापित कर दिया जाए। सन 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेजिनी ने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को भी प्रोत्साहित किया। देखिए 1831 में इसने यंग इटली बनाया और 1834 में उसी का नाम बदलकर यंग यूरोप रख दिया। यंग यूरोप, देखिए दोनों में अंतर क्या है कि यंग मतलब तो होता है नौजवान, इटली ये इटली के नौजवान मतलब अपने देश के लिए लड़े, लेकिन यहाँ पे यंग यूरोप कर दिया, मतलब पूरा यूरोप के मिलके ये प्रयास करें कि जो इटली में विदेशी हैं उनको यहाँ से भगाया जाए और अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना की जाए। उसने 1834 में स्थापना की थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक आपको दिख रहा है, ये इटली बेजिनी बैठा हुआ है, इसके ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, दिख रहे हैं ना। उस टाइम का फोटो है 1834 का, जब यंग यूरोप की स्थापना की गई थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1848 में जब फ्रांस क्रांति सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिक को भी ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। यानी कि 1848 में जो फ्रांस की क्रांति हुई, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वहां की क्रांति को देखकर इटली में, पूरे यूरोप में, मतलब जितना भी देश गुलाम था ना, सब जगह आंदोलन स्टार्ट हो गया। इस आंदोलन से डरकर जो मेटरनिक था ना भाई, सोचा कि जान बचाओ, जान रहेगा तो जहान है ना, कहा जाता है ना कि जान है तो जहान है। आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं। तो मेटरनिक को ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। ये देख रहे हैं मेटरनिक यहाँ बैठा हुआ है, इसने ऑस्ट्रिया छोड़ दिया, ठीक है ना। इसके बाद इटली की राजनीति में पूरा मेजिनी का आगमन हुआ और जैसे ही ऑस्ट्रिया छोड़कर इंग्लैंड भागा तो उसके बाद फिर से मेजिनी आया। कौन आया? ये मेजिनी आया। फिर मेजिनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया, पिडमाउंट का शासक चार्ल्स अल्बर्ट, इटली का दो राज्य है,
सार्डिनिया पिडमाउंट जो एक ही में था पहले, उसका जो शासक था उसका नाम था चार्ल्स अल्बर्ट। यहाँ पे देख सकते हैं मूछ वाला ये व्यक्ति, ये चार्ल्स अल्बर्ट है, ठीक है ना। अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था, लेकिन ये चाहता था नहीं, सार्डिनिया पीडमाउंट का तो मैं राजा हूं ही, मैं चाहता हूं कि पूरा इटली का राजा बन जाऊं, ठीक है ना, लोकतंत्र नहीं राजतंत्र ही रहे। उधर पोप भी इटली को धर्म राज्य बनाने का पक्षधर था। पोप समझते हैं आप लोग, ये देख रहे हैं, ये फादर जिनको हम लोग बोलते हैं, फिल्म में आप देखते होंगे जिनको पोप कहा जाता है इटली में। हम लोगों में पंडित जी लोग नहीं होते हैं, उसी तरह इन लोगों में ईसाई धर्म में पोप होते हैं, ठीक है। तो पोप भी इटली को धर्म राज्य बनाने का पक्षधर था। ये कहता था नहीं, देश पर हमारा अधिकार होगा, मतलब पोप लोगों का अधिकार होगा, और ये कहता था नहीं हमारा होगा, और मेजिनी कहता था नहीं लोकतंत्र होगा। मतलब तीनों आपस में लड़ रहे थे। ये तो भाग गया था, समझ गया था भाई यहाँ पे जान बचाना है, लेकिन ये तीनों अब लड़ना चालू कर दिए। एक कहता है लोकतंत्र हो जाए, एक कहता है राजतंत्र हो जाए, और एक कहता है नहीं पंडितों के अधीन सारा चीज हो जाए। इसी तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। अब ये जब आपस में लड़ने लगे तो भाई कहाँ से एकीकरण होगा? मान लो घर में सब कोई अगर एक साथ लड़ना चालू करते तो एकता आएगी कहाँ से? कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल अल्बर्ट की पराजय हो गई। अब क्या हुआ कि मतलब ऑस्ट्रिया द्वारा लगा ये सार्डिनिया का जो शासक चार्ल अल्बर्ट था, अभी उसका फोटो जो मैंने दिखाया मूछ वाला, वो क्या हुआ, ऑस्ट्रिया से हार गया। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजिनी की पुनः हार और पलायन कर गया। और फिर क्या किया, मेटरनिक के द्वारा, ऑस्ट्रिया के द्वारा जो मेजिनी का प्रयास था उसको खत्म कर दिया गया, और फिर से जो व्यवस्था पहले थी वही व्यवस्था वहां पे लागू रह गई। अब है हमारा अगला टॉपिक एकीकरण का द्वितीय चरण। अब दूसरा चरण क्या था? द्वितीय मतलब होता है दूसरा, एकीकरण का दूसरा चरण क्या था? 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल ही रहे। मतलब 1848 में इटली में जो प्रयास किया गया फ्रांस को देख करके, तो वो तो उतना सफल नहीं हुआ, परंतु धीरे धीरे इटली में इन जन आंदोलनों के कारण जागरूकता बढ़ रही थी और राष्ट्रीयता की भावना भी तेज हो रही थी। जैसे कि हमारे देश में जब अंग्रेज शासन करते थे तो ऐसा नहीं था कि 1947 में ही लड़ाई शुरू हुई थी। लड़ाई तो 1857 के पहले से ही शुरू हो गई थी अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन होता है ना कि बार बार प्रयास करते 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 कभी न कभी सफलता मिल ही जाती है, जो 1947 में मिली और हमारा देश भारत आजाद हुआ। उसी तरह यहाँ भी 1848 तक कोई मतलब सफलता नहीं मिली थी, लेकिन लोगों में जो जागरूकता थी वो बढ़ रही थी। इटली में सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचारधारी का था। अब क्या हुआ कि इटली में जो सार्डिनिया पिडमाउंट था वहां का जो नया शासक बना उसका नाम था विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल देख सकते हैं, ये मूछ वाला दाढ़ी वाला गजब डिजाइन का व्यक्ति है ये। यही सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा बना। वो चार्ल्स अल्बर्ट हट गया और विक्टर इमैनुअल वहां का राजा बना, और उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा और इसने इटली का एकीकरण करना शुरू कर दिया। अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबुल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? तो कहेंगे काउंट काबुल। यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, मोटा तगड़ा जो व्यक्ति बैठा हुआ है यही है काउंट काबुल, ठीक है ना। तो अब हम कल के क्लास में पढ़ेंगे काउंट काबुल के बारे में। देख सकते हैं अपनी बुक में काउंट काबुल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो कल इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और आप लोग फिर से मैं यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।